कहीं न कहीं अब उनके खिलाड़ी भी वापस आ रहे हैं, मिशेल स्टार्क वापस आ रहे हैं, तो बॉलिंग में और सुधार होगा उनका। और ऊपर से उन्होंने एक और नए गेंदबाज को लेकर आए हैं, स्वेप्सन वापस घर चले गए और नए गेंदबाज आए हैं, ऑफ स्पिनर हैं। तो पहले मैच में टॉड मर्फी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो 2 नए स्पिनर जिनके बारे में भारतीय टीम जानती नहीं है, और साथ में अगर मिशेल स्टार्क और कमिंस की जोड़ी रहेगी, तो मेरे को लगता है कहीं न कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया स्कोर नहीं कर पाएगी, तो इस बार बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वो इंडिया के लिए भी स्कोर करना मुश्किल रहेगा दिल्ली के पिच पे। और दिल्ली के पिच पे शायद से उतना टर्न भी ना देखने को मिले जितना नागपुर में है, तो कहीं वो थोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। कहना चाहता हूं यहाँ पर आपने जो बात की कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो गया है, तो मैच 3 दिन उन्होंने मैच खेला और इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन इस मैच से पहले उन्होंने जितना लिया था मेरे ख्याल से लगभग 7-8-9 दिन के आसपास उन्होंने प्रैक्टिस की थी। आपका कहना है कि पिचों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑस्ट्रेलिया की पिच बेहद टीम जो आई है बेहद अनुभवी टीम है, उसमें डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, इसके अलावा आप गेंदबाजी में देखिए पैट कमिंस है, नेथन लियोन है, सभी अनुभवी है। इनको ऐसा नहीं कि भारत में खेलने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। उससे बढ़िया तो प्रदर्शन मर्फी ने करके दिखाया जो नए खिलाड़ी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अनुभवी खिलाड़ियों के साथ भी दिल्ली पर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर आसानी रहने वाली है। जहाँ तक आपने बल्लेबाजी की बात करी, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो इतिहास रहा है वो यही है कि उनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो काफ़ी अच्छे रहे, चाहे एडम गिलक्रिस्ट हो, चाहे मैथ्यू हेडन हो, चाहे डेविड वार्नर हो। लेकिन जब बात टेस्ट मैच की आती है तो यही जो इतिहास रहा है यही इतिहास पलट जाता है, क्योंकि सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो हैं वो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के आगे फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वही ताकत भारत में आगे कमजोरी बन रही है। अगर केएल राहुल की बात करी तो उनकी सोच अप्रोच में मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आती है, चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट की बात करें, वो एक सोच में कमी आती है कि मुझे शॉट कौन सा खेलना है। जैसे आप सूर्य कुमार यादव को देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें एक गेंद खेलने के लिए उनके पास 3-4 तरीके के शॉट है कि वो कहीं पे भी बाउंड्री मार सकते हैं या रन निकाल सकते हैं। लेकिन जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर ये लगता है कि ये डाइसी हैं कि मैं ये वाला खेलूं या ये वाला खेलूं, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा देते हैं। यानी कि वो कॉन्फिडेंस वैसे ही होता है कि थोड़ा सा हाफ हार्टेड शॉट खेला है, बॉलर ने पकड़ ली, बल्ले का मुंह ही टेढ़ा हो गया शॉट खेलने के बाद, तो वो हाफ हार्टेडनेस में ये बहुत अपने मौके बाहर। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और क्रिकेट टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले टेस्ट मैच में करारी शिकस्त खाने के बाद कंगारू टीम पलटवार करने के लिए तैयार है। अब भारत से बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम कुछ अहम बदलाव करने जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत के शेर दूसरे टेस्ट मैच में कंगारू टीम को कर पाएंगे ढेर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे दोनों साथी राहुल और अभिनव मौजूद हैं, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत राहुल हम आपसे करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कमबैक करने के लिए मशहूर मानी जाती है, और उनकी टीम के कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड जैसे खिलाड़ी हैं, जो कि वापसी करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम के जीत के मोमेंटम को तोड़ पाएगी या नहीं? देखिए अंकित, ये सवाल तो मेरे ख्याल से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे इस वक्त, मगर इसका जवाब जहां तक मेरे को लगता है नहीं में होने वाला है, क्योंकि भारतीय पिचों पर आकर भारत को हराना ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। कुछ एक मैच करीबी रहे हैं, वहां पर उनका पलड़ा भले ही भारी रहा हो, लेकिन जो मैच में एक तरफा जीत जिसे कहा जाता है वो भारत में क्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, तो भारत में जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले मैच में भी आपने देखा, एक होता है फाइट देके अगर आप हारते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से पूरी तरीके से अपने घुटने टेक दिए भारतीय स्पिनर्स के आगे, और दूसरी तरफ भारतीय मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, रोहित शर्मा ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। तो मुझे लगता है इन खिलाड़ियों के सामने ऑस्ट्रेलिया का टिकना बहुत मुश्किल होने वाला है। और कुछ एक खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, मिचेल स्टार्क, ट्रेविस हेड, ये खिलाड़ी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है इन खिलाड़ियों ने पहले भी भारत का दौरा किया है और उस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त झेलनी पड़ी है, तो इन खिलाड़ियों से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है। अभिनव, आप क्या राय रखते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल ने बताया कि काफी आसान रहने वाला है टीम इंडिया के लिए, क्या आप भी यही राय रखते हैं कि टीम इंडिया के लिए आसान रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया को हराना? जी नहीं अंकित, मेरे को नहीं लगता कि ये दिल्ली का टेस्ट नागपुर जैसा रहेगा, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा पता लग गया है। प्रैक्टिस मैच उन्होंने हालांकि खेला नहीं था, पर प्रैक्टिस जरूर की थी इंडिया में आके, तो प्रैक्टिस में और असल मैच में बहुत फर्क था जो उन्होंने देख लिया। तो कहीं ना कहीं अब उनके खिलाड़ी भी वापस आ रहे हैं, मिशेल स्टार्क वापस आ रहे हैं, तो बॉलिंग में और सुधार होगा उनका। और ऊपर से उन्होंने एक और नए गेंदबाज को लेकर आए हैं, स्वेप्सन वापस घर चले गए और नए गेंदबाज आए हैं, ऑफ स्पिनर हैं। तो पहले मैच में टॉड मर्फी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो 2
नए स्पिनर जिनके बारे में भारतीय टीम जानती नहीं है, और साथ में अगर मिशेल स्टार्क और कमिंस की जोड़ी रहेगी, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया स्कोर नहीं कर पाएगी तो इस बार बॉलिंग ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, तो वो इंडिया के लिए भी स्कोर करना मुश्किल रहेगा दिल्ली के पिच पे। और दिल्ली के पिच पे शायद से उतना टर्न भी ना देखने को मिले जितना नागपुर में है, तो कहीं वो थोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है। और हमने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि बहुत सी टीम होती है, खासकर इंडिया खुद, जो जब बाहर जाती है अलग दौरों पे तो वो पहला मैच हार जाती हैं, फिर उसके बाद कमबैक करती हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया को भी काफ़ी दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गए इंडिया में आए हुए, कंडीशन से वो अच्छे से एक्लिमेटाइज्ड हैं, और अब मेरे को लगता है दिल्ली का टेस्ट उनके लिए थोड़ा आसान रहेगा, और जहां तक है वो जीत भी सकते हैं। देखिए मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने जो बात की कि एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो गया है, तो मैच 3 दिन उन्होंने मैच खेला, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन इस मैच से पहले उन्होंने जितना लिया था मेरे ख्याल से लगभग 7-8-9 दिन के आसपास उन्होंने प्रैक्टिस की थी। आपका कहना है कि पिचों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ऑस्ट्रेलिया की पिच बेहद टीम जो आई है बेहद अनुभवी टीम है, उसमें डेविड वार्नर है, स्टीव स्मिथ है, इसके अलावा आप गेंदबाजी में देखिए पैट कमिंस है, नेथन लियोन है, सभी अनुभवी है। इनको ऐसा नहीं है कि भारत में खेलने का बिल्कुल अनुभव नहीं है, उससे बढ़िया तो प्रदर्शन मर्फी ने करके दिखाया जो नए खिलाड़ी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अनुभवी खिलाड़ियों के साथ भी दिल्ली पर ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पर आसानी रहने वाली है। हालांकि थोड़ी बहुत टक्कर दे दे, स्विप्सन चल जाए, कोई नए स्पिनर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि टीम इंडिया का पलड़ा इस मैच में पूरी तरीके से भारी रहने वाला है। पर मेरे को क्या लगता है कि जैसे पिछला मैच जो हारे थे वो स्पिन को ना खेलने से ज्यादा ना कुछ अलग ही जल्दबाजी थी उनके अंदर। आप देखें तो एलबीडब्ल्यू पे एलबीडब्ल्यू मतलब लाइन ही नहीं पकड़ रहे थे। देखिए पिच दोनों टीमों के लिए सेम थी। देखिए सेम डे पे इंडिया की बैटिंग अलग, उसी पिच पे मोहम्मद शमी ने भी छक्के मारे हैं, तो इनके परिपक्व बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के पास, तो इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक ऐसी बल्लेबाजी तो करनी चाहिए थी कि एक सम्मान तो कहीं ना कहीं बचा सके। बिल्कुल ऐसा लग रहा है आत्मविश्वास की उनके अंदर कमी उनको पहले से दिख गया कि टर्निंग पिच यहाँ पर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। एक है पर अंकित भाई ये सेम चीज तो बहुत सी चीजें इंडिया के लिए भी कही गई थी जब उन्होंने एडिलेड में 36 फॉल आउट हो गए थे। जी हाँ बिल्कुल, तो सबको पता है कि सीरीज का क्या हाल हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी कोचिंग की कमी थी पिछले मैच में, थोड़ी एक अप्रोच की एक कमी थी जो इस वाले में हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में पहले ही बैठ गया था कि नागपुर की पिच जो है वो टर्निंग ट्रैक हमें देखने को मिल सकता है और हमें खेलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया टीम की अप्रोच थी जिसकी वजह से वो हारी। नहीं तो बल्लेबाजी में देखें आप, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, डेविड वार्नर, ये ऐसे बल्लेबाज हैं जो इनमें से कोई एक भी बल्लेबाज टिक जाए तो कहीं ना कहीं पूरे मैच का पासा पलट सकता है। लेकिन वही जिस तरीके से राहुल ने बताया कि सोच में कमी थी कि पहले से ही डिफेंसिव अप्रोच लेके चले, यही मान के चले कि टर्निंग ट्रैक है और हम नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ बल्लेबाजों की। डेविड वार्नर है, पीटर हैंड्सकॉम्ब है और मैथ्यू रेनेशो। ये 3 ऐसे बल्लेबाज थे जो कि पहले टेस्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। तो मैं अभिनव आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल ने भी बोला है कि डेविड वार्नर को दूसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप करना चाहिए, कि क्या आप इससे सहमति रखते हैं? जी नहीं, मैं सहमति नहीं रखता, क्योंकि आपके कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और वो एक पर्टिकुलर दौरे पे, खासकर जैसे भारतीय दौरा है, तो यहाँ पे बहुत काम आता है उनका अनुभव, चाहे वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो डेविड वार्नर का वो टीम में एक प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है, विपक्षी टीम के लिए भी और उनकी खुद की टीम के लिए भी। हाँ, ये जरूर मैं चाहूंगा कि कुछ बदलाव हो। जैसे मैं पीटर हैंड्सकॉम्ब, रेनेशॉ को मैं टीम से बाहर देखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि वो ट्रेविस हेड लाएं, क्योंकि पहले मैच में जब वो नहीं खेले थे तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना अच्छा खेल कर आया था। मैंने पिछले टॉक शो में भी कहा था कि ट्रेविस हेड का होना एक मिडल ऑर्डर में मेक या ब्रेक करता है, और पिछली बार उनका ना होना बिल्कुल पारी सिमट गई थी बहुत कम स्कोर पे। तो अब कहीं ना कहीं वो टिकेंगे। डेविड वार्नर को जो मेरे को लगता है वो थोड़ा सा अप्रोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को लगता है उनके दिमाग में अभी से चल रहा है कि ये मेरा रिटायरमेंट का साल है, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मैं टीम से निकल सकता हूँ। तो उसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि मैं खुल के क्यों ना खेलूं, अगर मैं जा ही रहा हूं तो थोड़ा खुल के देखूं, तो हो सकता है मैं अपनी टीम के लिए 19 साल बाद इंडियन टूर में जिता के चला जाऊं। तो डेविड वार्नर को बाहर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ जो ये रेनेशॉ हैं जो आपने देखा होगा, आपको दिखे भी नहीं होंगे बल्कि पिछले मैच में, कब आए कब चले गए। जी हाँ। तो उन्होंने ग्राउंड से ज्यादा वक्त तो हॉस्पिटल में एक्सरे स्कैन में बिताया था। जी हाँ। तो उनके बदले में ट्रेविस हेड को देखना चाहूंगा, बाकी वार्नर टीम में रहने चाहिए। देखिए, इसके अलावा मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई खिलाड़ियों की कमी इस वक्त खल रही है। ग्लेन मैक्सवेल की भी आपने बात की थी, काफी अच्छा ऑलराउंडर है, उनकी कमी यकीनन खल रही होगी। और कैमरन ग्रीन का ना होना वो भी एक बहुत बड़ा झटका है हालांकि उनके लिए। इसके अलावा एडम जाम्पा को ना लाना मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हालांकि उन्होंने दूसरी जगहों पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, वो अलग बात है, लेकिन भारतीय दौरों में बहुत ज्यादा काम आ सकते थे। जी। अब जहां तक आपने गेंदबाजी की बात करी तो नेथन लायन, इनके काफी अच्छे गेंदबाज हैं स्पिन गेंदबाज में अगर देखें। लेकिन जिस तरीके की भारत की पिच है वहां पर मुझे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 3 स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम को उतरना चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम भी 3 स्पिनर्स के साथ उतरी थी। हालांकि तीसरे स्पिनर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परिस्थिति जिस
तरीके की दिख रही थी मैच में, वहां पर आसार यही नजर आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को एक तीसरे स्पिन गेंदबाज की जरूरत है, क्योंकि उनके जो मेन गेंदबाज है नेथन लायन, वो इतने ज्यादा विकेट नहीं चटका पाए। एक तरफ से टॉड मर्फी ही विकेट चटकाते चले गए। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पिन गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम को लाना चाहिए, चाहे वो एक अपना पेस अटैक जो है वो कम करें और एक स्पिन गेंदबाज लाएं, तो शायद कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इससे फायदा मिल सकता है। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी मानसिकता रही होगी कि भारतीय गेंदबाज है, स्पिन के खिलाफ खेलने के आदी है, तो उनको अच्छे से खेल जाएंगे, तो हम तेज गेंदबाजों से अटैक करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये पासा मेरे को लगता है उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। ऊपर से मेरे को राहुल कहीं ना कहीं लगता है कि कैप्टनसी की भी थोड़ी सी कमी थी पैट कमिंस की तरफ, क्योंकि आप देखें जब ख्वाजा और डेविड वार्नर को अश्विन बॉल डाले थे तो एक स्लिप था, एक शॉर्ट लेग था और एक लेग स्लिप भी था। प्रॉपर अटैकिंग फील्ड थी कि आप कहाँ मारेंगे, आप डिफेंस भी करेंगे तो कहीं ना कहीं एज लग के आउट होंगे। वहीं अगर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स जब बॉल कर रहे थे तो सिर्फ या तो एक स्लिप थी या एक शॉर्ट लेग था, उनके पास लेग साइड में कोई फील्डर ही नहीं था, तो बैट्समैन बहुत आसानी से लेग साइड पे ड्रिफ्ट करके एक सिंगल ले रहे हैं, कोई रन चुरा रहे हैं, तो उसके बाद तो आपका पूरा वो अटैकिंग फील्ड ही नहीं था। डिफेंसिव माइंडसेट से आप खेल रहे हैं कि कहीं एज लग के या तो कीपर पकड़ ले या एलबीडब्ल्यू, सिर्फ एलबीडब्ल्यू, आपको वो चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। ऐसे में गेंदबाज को भी मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए और मांग रखनी चाहिए कप्तान के सामने, हमें चाहिए वो अटैकिंग फील्ड। बिल्कुल। और ये जहां तक आपने बल्लेबाजी की बात करी, तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का जो इतिहास रहा है वो यही है कि उनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो काफी अच्छे रहे, चाहे एडम गिलक्रिस्ट हो, चाहे मैथ्यू हेडन हो, चाहे डेविड वार्नर हो। लेकिन जब बात टेस्ट मैच की आती है तो यही जो इतिहास रहा है, यही इतिहास पलट जाता है, क्योंकि सारे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो हैं वो रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के आगे फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वही ताकत भारत में आगे कमजोरी बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस मुसीबत से ऑस्ट्रेलिया को निकलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं पिच को लेकर, जिस तरीके का टर्न हमने नागपुर में देखा, वैसा टर्न दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। वहां की पिच जो है वो सपाट रहती है। तो ऐसे में मिचेल स्टार्क का क्या रोल हो सकता है? मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क यहाँ पर पार्ट टाइम गेंदबाजी कर सकते हैं, ओवर्स निकालने के काम आ सकते हैं। उससे ज्यादा तो गेंदबाजों के लिए ही इस पिच पर कुछ नहीं है, आपने भी बताया। तो हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे और ओवर निपटाने के लिए आएंगे, दिन खत्म करने के लिए आएंगे। तो यही मिचेल स्टार्क। देखिए, हाँ, जैसा आपने हाई स्कोरिंग मैच की बात करी, तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसके पास ज्यादा रन बनाने के मौके हैं। मैं कुछ आपको स्टैट बता देता हूं कि जो ओवरऑल एवरेज जो है यहाँ का, इस ग्राउंड का, यहाँ पे 36 मैच हुए हैं। जिस टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है उसने 6 मैच जीते हैं, और जिसने पहले गेंदबाजी चुनी है उसने 13 मैच जीते हैं। बाकी मैच जो हैं वो कहीं ड्रॉ रहे हैं। और फर्स्ट इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वो है 342। सेकंड इनिंग में ये घट जाता है और ये हो जाता है 316। थर्ड इनिंग में 237 और चौथी इनिंग में घटते घटते ये पिच स्पिनरों के लिए जो है वो ब्रह्मास्त्र बन जाती है और बल्लेबाज जो है वो जूझते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं टॉस भी अहम रहने वाला है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी ली तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया गेम में रहेगी। बिल्कुल। जी। और आप क्या कहते हैं अंकित भाई, मिचेल स्टार्क की बात आप कर रहे थे, तो जो दिल्ली की पिच है, मतलब उसकी तस्वीरें भी फिलहाल सामने आई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं नागपुर जैसी दिख रही है फिलहाल पहले इमेजेस में। कुछ वाटरिंग की बात बीच में वाटरिंग की है, पर वही लेफ्ट हैंडर्स के लिए वाटरिंग नहीं की। और पिछले मैच में ना ऑस्ट्रेलिया ने, मेरे को लगता है वो मैच शुरू होने के पिछले 1-2 दिन उसी चर्चा में निकाल दिया था कि ये गलत है, ये डिसएडवांटेज है, वहीं उनका सारा ध्यान चला गया था। जी हाँ। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस मैच में उस चीज से सीख लेंगे कि ये काम सिर्फ मीडिया पे छोड़ दें, वो अपना पूरा ध्यान पिच पे दें, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये नागपुर जितनी तो टर्न नहीं करेगी, तो यहाँ आपके लिए फायदा है। और जैसे आपने पूरे ये आंकड़े बताया, अगर ये चीज उनके पास भी रहेगी और वो अगर इस पर गौर फरमाए और टॉस उनके फेवर में गया, तो कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क भी शुरुआती ओवर्स में काफी किफायती रहेंगे। और जी हाँ, शुरुआत मिचेल स्टार्क थ्रेट इसलिए साबित हो सकते हैं क्योंकि भारत के जितने भी सलामी बल्लेबाज अभी तक रहे हैं वो लेफ्ट आर्म पेसर के सामने जो है वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। चाहे आपने पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद आमिर को देखा हो, चाहे शाहीन अफरीदी का देखा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को देखा हो, तो ये जो लेफ्ट आर्म पेसर जो हैं वो सलामी बल्लेबाज के लिए खास तौर पर थ्रेट साबित होते हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि दुनिया की कोई सी भी पिच हो, सपाटा पिच हो, हरी विकेट हो या स्पिन फ्रेंडली विकेट हो, लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट शुरुआती 3 या 4 ओवर उस पिच पे हमेशा बहुत ही डेंजरस रहते हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए। जी हाँ। और जहाँ तक आपने अभी पिच की बात करी, जहाँ तक मैंने आपको आंकड़े भी बताए, लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि यहाँ पे अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो हाल के मैच बताएं, अभी 2008 में एक मैच खेला था और 2013 में एक टेस्ट मैच खेला था, तो एक मैच उसमें से ड्रॉ रहा और एक भारत जीता। यानी कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो इस मैदान पे अभी तक ज़्यादा खरी नहीं उतर पाई है। एक
सिर्फ एक ही मैच ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे जीता है, वो भी 1959 में, जब ना आप पैदा हुए थे, ना आप ना हम। तो उस खिलाड़ी भी बदल चुके हैं, पिच भी बदल चुकी होगी। जी हाँ, जी हाँ, नाम स्टेडियम का नाम बदल गया था, फिरोज शाह कोटला नाम हुआ करता था अब। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे स्टैट्स हैं। लेकिन अब बात हमने ऑस्ट्रेलिया टीम की तो काफ़ी ज़्यादा कर ली, लेकिन मैं अभिनव अब 2 खिलाड़ियों के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा, विराट कोहली और केएल राहुल। काफ़ी इनकी चर्चा हो रही है, लगातार पिछले कुछ समय से फ्लॉप चल रहे हैं। क्या देखते हैं आप इनके भविष्य को लेकर और कल के मैच को लेकर? जी, विराट कोहली का तो मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ उनको लेकर, क्योंकि पिछली बार जब वो दिल्ली के पिच पे खेले थे तो उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो चीज़ रहेगी और वो उस माइंडसेट से जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो शतक लगाएं। और कहीं ना कहीं उनको वो वाइट बॉल फॉर्मेट ना वो एक कॉन्फिडेंस देता है कि ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं चल रहा है, पर वो मैंने वहाँ पे 4 शतक लगाए हैं, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ वगैरह। पर वहीं अगर बात आती है केएल राहुल के लिए, तो पिछले 1 साल से, मतलब जब से आईपीएल उनके लिए अच्छा गया है और फिर जब वो इंजर्ड हुए और आए हैं, उनके लिए किसी भी फॉर्मेट में वो इंस्पिरेशन नहीं है कि अगर मान लीजिए वो टेस्ट में खेल रहे हैं तो वो ये बोले कि अच्छा मैं T20 और ओडीआई में अभी अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे अगर 1-2 इनिंग खराब गई तो मैं अब चलेगा मेरा बल्ला। यहाँ पे उनके लिए बल्कि मन में जो उनके ये चल रहा होगा कि अगर अभी नहीं चला तो 5 लोग खड़े हैं जो मेरे को रिप्लेस कर देंगे और उसका शायद से मेरी वापसी हो भी ना टेस्ट क्रिकेट में। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ केएल राहुल में होएगी मन में, और मेरे को लगता है वो शायद से नहीं उभर पाएंगे उस चीज़ से और वो इसमें भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा। पर ये मेरा जरूर है कि अगर वो अब परफॉर्म नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से उनकी आखिरी सीरीज होगी। जी हाँ, जहाँ तक केएल राहुल की बात करी तो उनकी सोच अप्रोच में मुझे कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट की बात करें, वो एक सोच में कमी आती है कि मुझे शॉट कौन सा खेलना है। जैसे आप सूर्य कुमार यादव को देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें एक गेंद खेलने के लिए उनके पास 3-4 तरीके के शॉट है कि वो कहीं पे भी बाउंड्री मार सकते हैं या रन निकाल सकते हैं। लेकिन जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर ये लगता है कि ये डाइसी है कि मैं ये वाला खेलूं या ये वाला खेलूं, और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा देते हैं। हाँ, यानी कि वो कॉन्फिडेंस भी वैसे ही होते हैं कि थोड़ा सा हाफ हार्टेड शॉट खेला है, हाँ, बॉलर ने पकड़ ली, बल्ले का मुंह ही टेढ़ा हो गया शॉट खेलने के बाद, तो वो हाफ हार्टेडनेस में ये बहुत अपने मौके गवा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। जहाँ तक विराट कोहली की बात करें तो इनकी क्षमता पर तो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके का इनका ऑरा रहा है पिछले 1 दशक की बात करें। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में राहुल, हम इन्हें देख रहे हैं लगातार 3-4 साल से देख रहे हैं, इनका एवरेज जो है वो 25 से भी नीचे का चला गया है। तो अब क्या इनकी रणनीति होनी चाहिए? क्या इन्हें संन्यास लेना चाहिए या ब्रेक लेना चाहिए, या फिर अभी इसी कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्हें कमबैक के लिए मशहूर माना जाता है उसी कमबैक वाली रणनीति को अपनाना चाहिए? देखिए इनकी, जब विराट कोहली 3 साल के लिए आउट ऑफ फॉर्म गए थे, शतक नहीं निकला था, तो उस दौरान इनका आखिरी शतक जो निकला था टेस्ट क्रिकेट में ही निकला था, और उसके बाद इन्होंने आगे 4 शतक और जड़े। और विराट कोहली की फॉर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो उनके शतकों को देख के आधार मानते हैं, तो मेरे ख्याल से उसके बाद से जब फॉर्म में लौटे हैं, उसके बाद 2 टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ मेरे ख्याल से इन्होंने खेले हैं, उसके अलावा इनको ज्यादा मौका नहीं मिला है। अभी ये पहला मुकाबला था उसके बाद, तो मुझे लगता है कुछ और टेस्ट मैच विराट कोहली ने खेलने हैं और उसके बाद वो एक बार फिर से वही कहर बरपाएंगे गेंदबाजों के ऊपर जो पहले बरपाया करते थे 2019 से पहले, जो 2016 का साल उनके लिए गया था। जी हाँ, जी हाँ। की फॉर्म विराट कोहली की वापस आने वाली ऐसा मुझे लग रहा है, मगर कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मानसिकता, जो कॉन्फिडेंस, जो अग्रेशन विराट कोहली में दिखता था, जो अब सिर्फ फील्डिंग के दौरान नजर आता है। जी हाँ, फील्डिंग में भी ड्रॉप कर रहे हैं कैच काफी। जी, कैच की स्लिप में विराट कोहली का वैसे भी वो तो वहां रहना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा मैनेजमेंट उनको वहां स्लिप रख रहा है, लगवा रहे हैं। वो फील्डिंग कोच भी इनको, मेरे ख्याल से जिस तरीके का काम रोहित शर्मा स्लिप में करते हैं वो स्लिप फील्डर की भूमिका अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लेकिन जहां आप बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली को देख के जो नजर आता है, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तेज गेंदबाजों के लिए तो जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाज जो हैं उन्हें बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं कि इन्हें तो मैं आसानी से खेल सकता हूँ, और वही उन्हें आउट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें अच्छी गेंद पे आउट नहीं कर रहे हैं, वो डाउन द लेग साइड बॉल जा रही है उसको खेल रहे हैं, वो बहुत ही हैरान खुद हो जा रहे हैं। उसके बाद आप बांग्लादेश में देखिए मेहंदी हसन को उन्होंने 2 बार अपना विकेट गवाया, उसके बाद अब यहाँ देखिए बड़े आसानी से अपने विकेट दे रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि गेंदबाज ने अच्छी बॉलिंग डाली, देखकर ऐसा लगता है कि विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जैसे ओडीआई में और T20 में हुआ, तो यहाँ पे भी ये 1 शतक दूर है, वो वापस कॉन्फिडेंस लाएंगे और फिर शतक आते रहेंगे, मेरे को लगता है। जी हाँ, बिल्कुल, घर का इनका मैदान है। अभी खुद ही गाड़ी से ट्रैवल करते हुए गए थे काफी दिनों बाद, अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी उन्होंने शेयर की थी। तो कहीं ना कहीं हम भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि विराट कोहली का बल्ला जो है वो दिल्ली में चलना चाहिए। फिलहाल मेरे दोनों साथियों ने बड़े विस्तार के साथ बताया
कि आने वाले मैच में किस तरीके की परिस्थिति रहने वाली है, ऑस्ट्रेलियाई टीम कैसे पलटवार कर सकती है और भारतीय टीम कैसे जीत का मोमेंटम बरकरार रख पाएगी। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।